हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। मैं हूं राजेश शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अंग्रेजी की बुक फ्लेमिंगो का 6 चैप्टर पोइट्स एंड पैनकेक्स। और यहाँ मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए इस चैप्टर का 4th पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम इस चैप्टर का अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और जो भी यहाँ पर आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनकी हम हिंदी मीनिंग्स भी देखेंगे। इसलिए बने रहे मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। व्हेन फ्रैंक बुचमैन्स मॉरल रीअर्मामेंट आर्मी सम 200 स्ट्रॉन्ग विजिटेड मद्रास समटाइम्स इन 1952, यानी जब फ्रैंक बुचमैन की मॉरल रीअर्मामेंट आर्मी सम 200 स्ट्रॉन्ग, जिसमें कुछ 200 लोग थे, विजिटेड मद्रास समटाइम्स इन 1952, कभी 1952 में मद्रास के अंदर ये लोग आए थे। दे कुड नॉट हैव फाउंड ए वार्मर होस्ट इन इंडिया देन द जेमिनी स्टूडियोज। दे कुड नॉट हैव फाउंड, उनको नहीं मिल सके थे या उनको नहीं मिल सका था ए वार्मर होस्ट, एक बहुत ज़्यादा अच्छा मेज़बान इन इंडिया, भारत के अंदर, देन द जेमिनी स्टूडियोज़, जेमिनी स्टूडियो से ज़्यादा। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस। समवन यानी किसी व्यक्ति ने इस ग्रुप को, इस समूह को एक इंटरनेशनल सर्कस बताया कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय सर्कस है। दे वरंट वेरी गुड on the trapeze and their acquaintance with animals was only at the dinner table। लेकिन ये जो 200 लोगों का जो समूह था, जिसका नाम था मॉरल रीअर्मामेंट आर्मी, जिसके बारे में किसी व्यक्ति ने ये कहा कि भाई ये एक इंटरनेशनल सर्कस है, लेकिन दे वरंट वेरी गुड ऑन द ट्रेपीज, लेकिन ये लोग ट्रेपीज के ऊपर बहुत अच्छे नहीं थे। कहने का मतलब झूले की जो कलाबाजियाँ होती है सर्कस में, वो ये उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। और जानवरों के प्रति इनकी जो जान पहचान थी, जो एक्वेंटेंस थी, वो सिर्फ डिनर की टेबल पर ही थी। कहने का मतलब जानवरों की इनको कोई जानकारी नहीं थी और न ये ट्रेपीज के बारे में कोई जानते थे। यानी जो कलाबाजी होती है झूलों की, उसको कहते हैं ट्रेपीज, और एक्वेंटेंस का मतलब जान पहचान, मुलाकात। बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेज, लेकिन इन लोगों ने 2 नाटक प्रस्तुत किए इन ए मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, अत्यधिक व्यावसायिक तरीके से। प्रोफेशनल मैनर का मतलब व्यावसायिक तरीका। और जो 2 नाटक इन्होंने प्ले किए वो थे देयर जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर ran several shows in Madras, and along with the other citizens of the city, the Gemini family of 600 saw the plays over and over again। और इन्होंने जो 2 नाटक प्रस्तुत किए थे, एक तो था जोथम वैली और दूसरा था द फॉरगॉटन फैक्टर। ये जो 2 नाटक थे, रैन सेवरल शोज, इनके बहुत सारे शो हुए इन मद्रास, मद्रास में, एंड अलॉन्ग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी, और शहर के अन्य दूसरे सिटीजन्स के अलावा, नागरिकों के अलावा, जेमिनी फैमिली ऑफ 600, जेमिनी स्टूडियो के लगभग 600 लोगों ने सा द प्लेज, इनके नाटकों को देखा, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार। द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लेन। मैसेज ऑफ द प्लेज यानी नाटकों के द्वारा जो संदेश दिया गया था, जो मैसेज दिया गया था, वो बिल्कुल सामान्य रूप से एक प्लेन मैसेज था, एंड सिंपल होमिलीज, और एक साधारण नैतिक प्रवचन थे। बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट। लेकिन नाटक के अंदर जो सेट्स बनाए गए थे, जो मंच बनाए गए थे, और जो कॉस्ट्यूम्स इस्तेमाल की गई थी, यानी जो वेशभूषा इस्तेमाल की गई थी, वो प्रथम श्रेणी की थी, फर्स्ट रेट। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी
मद्रास और तमिल की जो ड्रामा कम्युनिटी थी, यानी मद्रास की और तमिल की जो नाटक कंपनियां थी, वर टेरिबली इम्प्रेस्ड, ये बहुत अत्यधिक रूप से प्रभावित हुई थी इन नाटकों से। इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित होना। टेरिबली, टेरिबली यानी अत्यधिक रूप से। एंड फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज, और कुछ सालों तक, यानी इन नाटकों के मंचन होने के कुछ सालों तक लगभग ऑल तमिल प्लेज, सभी जो तमिल प्लेज थे, यानी जब जितने भी तमिल नाटक थे, हैड ए सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट, हैड ए सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट, उन सभी तमिल नाटकों के अंदर सनसेट के और सनराइज के, कहने का मतलब सूर्य उदय और सूर्य अस्त के जो सीन थे, जो दृश्य थे, वो दिखाए गए थे इन द मैनर ऑफ जोथम वैली, जोथम वैली वाले दृश्यों की तरह, विद ए बेयर स्टेज। और किस तरह के सीन थे ये? बेयर स्टेज, जहाँ स्टेज यानी जो मंच था वो खाली रहता था, ए वाइट बैकग्राउंड कर्टेन एंड ए ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट। इसके अलावा जो पीछे का जो बैकग्राउंड होता था वो बिल्कुल, यानी कहने का मतलब सफ़ेद पर्दा पीछे की तरफ होता था और बांसुरी की धुन बजती थी। प्लेड ऑन द फ्लूट का मतलब बांसुरी। इट वाज सम ईयर्स लेटर, और इसके कुछ साल बाद में, देन आई लर्नट, तब मुझे ये पता चला, दैट द MRA वाज ए काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट, यानी इतना होने के बाद में जब ये MRA वहाँ से चला गया, ये MRA जब वहाँ से चला गया तो उसके कुछ साल बाद में मुझे ये पता चला कि ये MRA एक प्रकार का काउंटर मूवमेंट था, यानी विपरीत आंदोलन था। किसके प्रति? टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म, अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद के खिलाफ। एंड द बिग बॉसेज ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स, और बड़े बड़े जो आदमी थे मद्रास के, जैसे कि मिस्टर वासन, वो सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स, वे उनके हाथों में खेल गए। आई एम नॉट श्योर हाउएवर दैट दिस वाज इंडीड द केस, यद्यपि मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ कि मामला सिर्फ यही था, वास्तव में मामला यही था। फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ दीज बिग बॉसेज, क्योंकि इन बिग बॉसेज का जो अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स जो था, यानी जिसे बदला नहीं जा सके, इस तरह की जो बातें थी इन लोगों की, यानी बड़े बड़े आदमियों की, एंड देयर एंटरप्राइजेस, और उनके उद्योगों की, रिमेंट द सेम, वो वैसे के वैसे रही, उनमें कोई बदलाव नहीं आया। MRA और नो MRA, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, चाहे MRA हो या बिना MRA के, चाहे इंटरनेशनल कम्युनिज्म के यानी अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद के, और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, चाहे बिना अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद के, इनके उद्योग धंधों पर, इनकी और सामान्य बातों के ऊपर किसी तरह का कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ा। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियोज हैड ए नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल, लेकिन एक बात ये ज़रूर थी कि जेमिनी स्टूडियो का जो स्टाफ था, जो लोग थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा समय इन लोगों की मेज़बानी करते हुए बिताया था। इन 200 लोगों की, 200 पीपल की, ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइजेस ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज़। और ये जो 200 लोग थे MRA के अंदर, जो कि विभिन्न देशों के लोग इसमें शामिल थे, लगभग कम से कम 20 देशों के लोग थे, विभिन्न रंगों वाले और विभिन्न आकारों वाले। ह्यूज का मतलब होता है रंग, कलर, साइज यानी आकार, नेशनलिटीज़ का मतलब राष्ट्रीयताएँ, कहने का मतलब देश। इट वॉज सच ए चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन और क्राउड प्लेयर्स, ये एक प्रकार का एक बदलाव था यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स, जो सामान्य रूप से क्राउड प्लेयर्स थे या जो क्राउड की भूमिका निभाते थे, ऐसे लोगों में जो वेटिंग टू बी स्लैप्ड, जो इंतज़ार किया करते थे, टू बी स्लैप्ड, पुतवाए जाने के लिए अपने चेहरों को, विथ थिक लेयर्स ऑफ मेकअप, मेकअप की मोटी मोटी परतों से, बाय द ऑफिस बॉय के द्वारा,
इन द मेकअप डिपार्टमेंट, श्रृंगार विभाग के ऑफिस बॉय के द्वारा। ए फ्यू मंथ्स लेटर, और इसके कुछ महीनों बाद में, द टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास बस्ट। मद्रास के जो बड़े बड़े लोग थे उनकी टेलीफोन लाइन अचानक से घनघना उठी। एंड वंस अगेन, और एक बार फिर, वी एट जेमिनी स्टूडियोज़ क्लियर्ड ए हॉल शूटिंग स्टेज। हमने यानी जेमिनी स्टूडियो के लोगों ने एक पूरी की पूरी शूटिंग स्टेज को खाली कर दिया, शूटिंग मंच को खाली कर दिया। क्यों खाली कर दिया हमने? टू वेलकम अनदर विजिटर, एक दूसरे आगंतुक के लिए, विजिटर के लिए, एक दूसरे आगंतुक के जो है वेलकम करने के लिए, एक दूसरे विजिटर का वेलकम करने के लिए, यानी एक और दूसरे आगंतुक का जो है स्वागत करने के लिए। ऑल दे सेड वाज दैट ही वाज ए पोइट फ्रॉम इंग्लैंड। जो कुछ भी उन लोगों ने बताया वो सिर्फ ये था कि ये कोई कवि था जो इंग्लैंड से आ रहा था। द ओनली पोइट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू। हमारे जेमिनी स्टूडियो का जो साधारण स्टाफ था और जो अंग्रेज़ के कवियों के बारे में जानकारी रखता था, जिन कवियों के बारे में जानकारी रखता था वो थे और हार्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन। वो सिर्फ जो कवि थे वो सिर्फ थे वर्ड्सवर्थ और टेनिसन, यानी हमारे सामान्य जो कर्मचारी थे जेमिनी स्टूडियो के, और जितनी वो जानकारी रखते थे वो सिर्फ इतना जानते थे कि अंग्रेज़ दो कवियों की जानकारी रखते थे, सिर्फ वर्ड्सवर्थ की और टेनिसन की। द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ कीट्स एंड शेली एंड बायरन। और अत्यधिक यानी उनसे थोड़े और पढ़े लिखे जो लोग थे, मोर लिटरेट यानी कुछ और ज़्यादा पढ़े लिखे जो लोग थे, वो इनके अलावा कीट्स, शेली और बायरन के बारे में भी जानकारी रखते थे। एंड वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो ऑफ समवन बाय द नेम इलियट। और एक या दो लोग इस मामूली सी जानकारी रखते थे इन कवियों के अलावा और एक दो कवियों की, जैसे कि इलियट के बारे में, यानी कुछ और एक दो लोग जो है इलियट के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते थे। हु वाज द पोइट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियोज़ नाउ। अब ये कौन सा कवि है जो जेमिनी स्टूडियो की यात्रा कर रहा है या जेमिनी स्टूडियो में आ रहा है? ही इज़ नॉट ए पोइट, ये एक कवि नहीं है। ही इज़ एन एडिटर, ये एक संपादक है। एडिटर मतलब संपादक। दैट्स वाई द बॉस इज़ गिविंग हिम ए बिग रिसेप्शन। यही कारण था कि हमारा जो बॉस था, हमारा जो मुखिया था, यही कारण था कि हमारा जो बॉस था वो उसे एक बहुत बड़ा जो है रिसेप्शन दे रहा था, यानी बहुत बड़े पैमाने पर स्वागत की तैयारियां की जा रही थी। वासन वाज आल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विकेतन। वासन भी एडिटर था, एक संपादक था लोकप्रिय तमिल साप्ताहिक आनंदा विकेतन का। He wasn't the editor of any of the known names of British publications in Madras. British publications in Madras, यानी ये जो आने वाला जो कवि या जो एडिटर था वो मद्रास के अंदर प्रकाशित होने वाले जो परिचित नाम थे प्रकाशकों के, प्रकाशनों के, उनमें से किसी का भी एडिटर नहीं था। He wasn't the editor, ये एडिटर नहीं था ऑफ एनी ऑफ द नॉन नेम्स, उन जाने पहचाने नामों का, ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशंस, ब्रिटिश प्रकाशनों का, इन मद्रास, मद्रास के अंदर, दैट इज दोज नॉन एट द जेमिनी स्टूडियोज़, जो कि जेमिनी स्टूडियो के अंदर जाने जाते थे। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव। अब चूँकि हिंदू जो अखबार था उसके बड़े बड़े आदमी टेकिंग द इनिशिएटिव, अगवानी कर रहे थे, तो द सरमाइज वाज दैट द पोइट वाज द एडिटर ऑफ ए डेली। तो अनुमान ये लगाया गया, सरमाइज ये किया गया, सरमाइज मतलब अनुमान लगाना, कि ये जो कवि था
या जो एडिटर था, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा था कि ये जो कवि था वो किसी डेली का एडिटर था, किसी दैनिक अखबार का एडिटर था, बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स। लेकिन ये किसी मैनचेस्टर गार्डियन का या लंदन टाइम्स का जो है एडिटर नहीं था। दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमॉन्ग अस न्यू। यही जानकारी थी जो हम में से अत्यधिक जानकारी रखने वाले लोग जानते थे। यानी जो अत्यधिक जानकारी जिनके पास थी वो सिर्फ इतनी सी ही जानकारी इस व्यक्ति के बारे में रखते थे। एट लास्ट अराउंड 4 इन द आफ्टरनून, और अंत में शाम को 4 बजे, लगभग 4 बजे, द पोइट और द एडिटर, कवि या एडिटर, अराइव्ड, आ पहुँचे। ही वॉज ए टॉल मैन, ये एक लंबे व्यक्ति थे। वेरी इंग्लिश, बिल्कुल अंग्रेज। वेरी सीरियस, अत्यधिक गंभीर। एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, और निश्चित रूप से हम सभी के लिए बिल्कुल अनजान। बैटलिंग विद हाफ ए डजन पेडेस्टल फैंस, लगभग आधा दर्जन खड़े पंखों से मुकाबला करते हुए, बैटलिंग करते हुए, पेडेस्टल फैंस यानी खड़े वाले जो पंखे होते हैं उनसे, उनकी हवा का मुकाबला करते हुए। ऑन द शूटिंग स्टेज, शूटिंग मंच पर, द बॉस रेड आउट ए लॉन्ग स्पीच, बॉस ने एक लंबा भाषण पढ़ा। इट वॉज ऑब्वियस, ये बिल्कुल स्पष्ट था, दैट ही टू न्यू प्रीसियस लिटिल अबाउट द पोइट और द एडिटर, और ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वो भी यानी हमारा बॉस भी इस कवि या एडिटर के बारे में बहुत कम ही जानकारी रखता था। प्रीसियस लिटिल यानी बहुत कम। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, भाषण के अंदर सामान्य शब्द थे, बट हियर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। लेकिन बीच बीच में, भाषण के बीच बीच में फ्रीडम और डेमोक्रेसी जैसे शब्द छिड़के हुए थे। पेपर्ड थे यानी उसमें शामिल थे भाषण के अंदर। फ्रीडम का मतलब आज़ादी और डेमोक्रेसी का मतलब प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र। देन द पोइट स्पोक, उसके बाद में कवि भी बोले, कहने का मतलब कवि ने भी अपना भाषण दिया। He couldn't have addressed a more dazed and silent audience. He couldn't have addressed a more dazed and silent audience. Silent यानी बिल्कुल गंभीर या चुपचाप रहने वाले, dazed यानी बिल्कुल ऐसे लोग जिनको जानकारी नहीं हो। ऑडियंस का मतलब श्रोतागण। तो he couldn't have addressed ए मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस, उसको इतने अधिक शांत और असमंजस से भरे हुए श्रोतागण नहीं मिल सके थे। वो ऐसे श्रोतागण उसको कभी भी नहीं मिल सके थे जितने अच्छे चुपचाप सुनने वाले लोग यहाँ उसे मिले थे जेमिनी स्टूडियो में। नो वन न्यू वाट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, कोई भी नहीं जानता था कि वो किसके बारे में बात कर रहे थे। एंड इज एसेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट ऑफ अंडरस्टैंड वाट ही वॉज सेइंग, और उनका जो एसेंट था बोलने का जो लहजा था उसने डिफीट कर दिया, हरा दिया, एनी अटेम्प्ट किसी भी प्रयास को, टू अंडरस्टैंड समझने का, कि वाट ही वॉज सेइंग कि वो क्या कह रहे थे। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, ये सारी चीज़ें लगभग 1 घंटे तक चली। देन द पोइट लेफ्ट, उसके बाद में वो जो कवि या एडिटर थे वो वहाँ से चले गए। एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड, और हम सब वहाँ से बिखर गए। डिस्पर्स हो गए मतलब बिखर गए, इधर उधर चले गए। इन अटर बेफलमेंट, अत्यधिक असमंजस में, अटर बेफलमेंट अत्यधिक असमंजस। व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं। व्हाट इज़ एन इंग्लिश पोइट डूइंग इन ए फिल्म स्टूडियो, एक अंग्रेज़ कवि हमारे जैसे इस फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है। विच मेक्स तमिल फिल्म्स, जो तमिल फिल्में बनाता है। फॉर द सिंपलेस्ट
शॉर्ट ऑफ पीपल, एक तरह से अत्यधिक साधारण लोगों के लिए, पीपल हुज लाइव्स लीस्ट अफोर्डेड देम, ऐसे लोग जिनका जीवन बहुत कम ही अफोर्ड करता है या बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करता, देम उन लोगों को, द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री, अंग्रेजी कविता के लिए उनका जो रुझान है उसकी संभावना के लिए, यानी ऐसे लोग जिनके अंदर अंग्रेज़ी कविता के प्रति किसी भी तरह की जो है रुझान पैदा करने की कहीं कोई संभावना बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे लोगों के बीच में ये कवि क्या कर रहा है? द पोइट लुक्ड प्रेटी बेफल्ड टू, कवि भी अत्यधिक असमंजस में दिखाई पड़ा। For he too must have felt the sheer incongruity of his talk about the thrills and travails of an English poet, क्योंकि he too must have felt, निश्चित रूप से उसने भी महसूस किया था, the sheer incongruity, विशुद्ध असंगतता को, of his talk, अपनी बातों का, about the thrills and travails of an English poet, एक अंग्रेज कवि के कष्ट और रोमांच के बारे में। हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, उनकी ये यात्रा एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बनी रही, अबूझ पहेली बनी रही। अबूझ पहेली, अनएक्सप्लेन्ड यानी अबूझ, मिस्ट्री यानी रहस्य या पहेली। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का अगला पार्ट और अंतिम जो भाग है उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ। हैव ए नाइस टाइम, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।